Which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 11, that is your current liabilities and payroll accounting. In the previous video we ended up on the exercise that was 11-2, and in today's video we are going to discuss 11-3. Fine. So 11-3, in 11-3 they are saying that for the year ended December 31st 2005, Winter Company has implemented an employee bonus program equals to 3% of Winter's net income which employees will share equally. यहाँ पे वही वाली बात है कि उन्होंने कहा जो भी हमारी विंटर की नेट इनकम मीन्स आफ्टर रिमूविंग ऑल द एक्सपेंसेस वट एवर यू विल हैव दैट विल बी टर्म्ड एज ए नेट इनकम. तो नेट इनकम का 3% हमने बोनस देना है. विंटर्स नेट इनकम प्री बोनस है. यहाँ पे देखें उन्होंने खुद ही बता दिया जो कि बोनस से पहले जो नेट इनकम है वो $1,00,000 है एंड बोनस एक्सपेंस इज डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग नेट इनकम. और ये बात आपको गाइड कर रहे हैं कि कब जब भी हमने अपनी नेट इनकम कैलकुलेट करनी है उस वक्त हमने इसमें से बोनस को माइनस कर देना है. ठीक है. लेकिन बात वही है कि सर बोनस निकालने के लिए इसमें से बोनस को माइनस करना है, तो बोनस है कितना वो तो हमें मालूम ही नहीं है. हमने पहला काम क्या करना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल. बोनस की अमाउंट कितनी निकलनी है टू द एम्प्लॉयज एट द ईयर एंड. फिर प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द बोनस ड्यू टू द एम्प्लॉयज़. और फिर प्रिपेयर जनरल एंट्री ऑन जनवरी 19 2006 टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ द बोनस. जब हम पेमेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तब क्या एंट्री होगी और जब हम पेमेंट कर चुके होंगे तब क्या एंट्री होगी. हमने यहाँ पे 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. वही वाली बात जैसे कि हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर की कि जब हमने बोनस निकालना है तो उसके लिए अलजबरा का रूल अप्लाई होगा कि बोनस इज़ बेसिकली द 3% ऑफ योर नेट इनकम. बोनस इज़ बेसिकली इक्वल टू 3% ऑफ नेट इनकम. कब निकलेगी, जब हम $1 मिलियन डॉलर में से बोनस को ही माइनस कर देंगे. ठीक हो गया. अब हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि सर वो अमाउंट होगी कितनी. ठीक है. लेकिन हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे कि लेट बोनस इज इक्वल टू एक्स. अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3% मल्टीप्लाई $1 मिलियन माइनस 3% ऑफ बोनस. ठीक हो गया. अब ये इटसेल्फ ही x क्या है, ये 100% है. यानी इस टोटल 100% बोनस कितना निकलेगा जब हम 3% ऑफ $1 मिलियन निकालेंगे. ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस 100% ऑफ x प्लस 3% ऑफ x इज इक्वल टू 3% ऑफ $1 मिलियन. वो कितना आ जाएगा, $30,000. ठीक हो गया. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस किया, इट विल बी 103% ऑफ x इज इक्वल टू $30,000. अब ये चीज़ 103% यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जबकि ये इज इक्वल टू के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. $30,000 divided by 103% and you will just have to compute your answer. It will be near about 29126. ये आपका रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि बोनस अमाउंट को कैलकुलेट कर दें. ठीक हो गया. दूसरी अमाउंट में उन्होंने क्या कहा है कि प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द बोनस ड्यू टू द एम्प्लॉयज़. आपने बोनस कितना एम्प्लॉय को पे करना है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें. अब यहाँ पे क्वेश्चन वही वाली बात आता है कि सर वी डोंट हैव द आइडिया, और वी आर नॉट पेइंग टुडे. हम पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एस्टिमेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, बोनस एक्सपेंस डेबिट एंड बोनस पेएबल क्रेडिट विथ सेम $29126 एंड $29126. ये हमारी बात यहाँ तक हो गई. उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सर जब हमने पेमेंट कर दी, कब की है हमने पेमेंट, जनवरी की 19 को हमने एक्चुअली उन्हें पेमेंट कर दिया, तो हमारी एंट्री क्या होगी. अब बोनस पेबल का मतलब क्या है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है. जब हम जनवरी 19 को ये अमाउंट पे ऑफ कर देंगे तब हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोनस पेबल डेबिट
क्योंकि अब ये बोनस पेबल की लाइबिलिटी कम हो रही है $29126 से, और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट कैश क्योंकि कम हो रहा है, आपने इतने पैसे पे कर रहे हैं, तो ये आपके पास एंट्री पास हो गई। डेट इज़ द एंड ऑफ 11-3। अब हम आते हैं 11-4 के ऊपर, ठीक है। 11-4 में वो कहते हैं कि परफेक्ट सिस्टम बोरोज 94,000, आपने बोरो की है 94,000 कैश ऑन May 15, 2005 बाय साइनिंग अ 60-day 12% नोट। कहते हैं कि आपने 60 डेज़ के लिए नोट बोरो किया, 94,000 बोरो की है, आपसे रिक्वायर क्या क्या किया हुआ है, ऑन व्हाट डेट डज द नोट मेच्योर। पहले तो आपने मेच्योरिटी डेट ऑफ नोट कैलकुलेट करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, सपोज द फेस वैल्यू ऑफ द नोट इक्वल टू 94,000, द प्रिंसिपल ऑफ द लोन, प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ द नोट, जब नोट इशू हो रहा होगा तब क्या एंट्री पास हो रही होगी, और पेमेंट ऑफ द नोट एट मेच्योरिटी, आपने कितनी पेमेंट करनी है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे हम बोरोइंग कर रहे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है। बोरोइंग के वक्त जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे होते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है। तो 11-14 को सॉल्व करते हैं। (11-14) एक्सरसाइज, आपका नोट 60 डे का है, अच्छा, और 15 मई को स्टार्ट हो रहा है। अब 60 डे आप कैलकुलेट कर लें। आपकी कैलकुलेशन मई की 16 से स्टार्ट होगी, और मई में कितने दिन होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। तो मई के 31 डेज़ हैं, उसके बाद जून के 30 डेज़ हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, और जुलाई के कितने आते हैं, 31 डेज़ होते हैं। अब इन्हीं तीनों को आपने कंसीडर करते हुए अपनी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट करनी है, 15 मई से। 15 मई का मतलब है 16 से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। 16 विल बी द May 16 विल बी द फर्स्ट डे। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। तकरीबन 16 डेज़ आपके बन रहे हैं इसके मई के आपके कितने बन गए हैं, 16 डेज़ नोट के हवाले से। उसके बाद जून के कितने आ जाएंगे, 30 डेज़। ये आपके टोटल कितने बन गए, 46 डेज़। और 14 आप लगा लें तो जुलाई 14 विल बी 14th ऑफ जुलाई, इसमें ऐड करें 46 में 14, तो आपका 60 डेज़ पूरे होते हैं नोट के। तो मेच्योरिटी डेट ऑफ योर नोट विल बी द 14 जुलाई, जो कि आपने पहली रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है कि आपने मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हो गया। तो जुलाई की 14 इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट पे। सपोज दैट द फेस वैल्यू ऑफ द नोट इज़ $94,000, आपके नोट की फेस वैल्यू 94,000 है। इशुएंस ऑफ नोट, जब आपने नोट इशू किया तब क्या एंट्री पास करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करें, अमाउंट बोरो कर रहे हैं। जब हम अमाउंट बोरो कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा $94,000 से, और नोट्स पेबल क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा विद $94,000 से। तो ये हमारी एंट्री पास हो गई बोरोइंग की, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारी एंट्री है, पेमेंट ऑफ द नोट एट मेच्योरिटी, जब मेच्योर होगा नोट तब क्या पेमेंट होगी। अब यहाँ पे आप ये देखें कि पेमेंट ऑफ योर नोट एट मेच्योरिटी, 94,000 का नोट जिस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 12%, मल्टीप्लाई 60 डे डिवाइडेड बाय 360, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही है वो बन रही है तकरीबन 1880, ठीक है। ये 1880 इज़ द टोटल इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे ऑन दिस नोट। अब आप देखें कि आपने एंट्री क्या पास करनी है। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे वहाँ पे उस दिन कैश आपका कम हो रहा होगा, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपने इस नोट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। जिस पार्टी से पैसे बोरो किए थे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, 1880 का इंटरेस्ट पे करना होगा। नोट्स पेबल की लाइबिलिटी पहले जब बढ़ रही थी क्रेडिट साइड पे थी, आज वो लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, डेबिट साइड पे आ जाएगी विद 94,000, और जो कैश आपका कम हो रहा होगा विद 95,880। यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है, आपने 11-4 सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया।
इसके बाद आ जाते हैं 11-5 पे। 11-5 पे उन्होंने कहा आपने बोरो किया 1,50,000 कैश ऑन नवंबर 1, 2005 बाय साइनिंग अ 90 डे नोट। अब नोट आपने 90 डे का बोरो किया है। अब यहाँ पे आप देखें शुरू में ही आपको आइडिया होगा कि नवंबर के आ जाएंगे तकरीबन 31 डेज नवंबर के होते हैं, 30 दिन होते हैं नवंबर के, और 31 डेज होते हैं दिसंबर के। तो नोट है 90 डे का, यानी यहाँ पे 31 दिसंबर का क्वेश्चन भी या 31 दिसंबर की एक्टिविटी आएगी, हमें एडजस्टिंग एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब 9% उस नोट की फेस वैल्यू है विद 1,50,000। ठीक हो गया। ऑन व्हाट डेट डज द नोट मेच्योर, हमने नोट डेट उसकी मेच्योरिटी डेट फाइंड करनी है 11-5। अच्छा, अब जब हम मेच्योरिटी डेट फाइंड करेंगे, इसमें आपने ये बात याद रखनी है, मेच्योरिटी डेट फाइंड करनी है हमने नवंबर की 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी नवंबर 2 से, और कितने दिन होते हैं नवंबर में 30, तो तकरीबन 29 डेज़ हमें कहाँ पे मिलेंगे, नवंबर के 29 डेज़ हो जाएंगे। दिसंबर के कितने डेज़ होंगे, 31 डेज़ होंगे हमारे दिसंबर के। तो ये 29 एंड 31 कितने बन गए, 60 डेज़ तो हमारे पास हो गए इसी साल के अंदर अंदर, जिस साल में हम एक्टिविटी किस साल में 2005 के 60 डेज़ आ गए। ठीक है। अब 2006 में बाकी कितने डेज रह गए 90 डेज़ पूरे करने के लिए, जनवरी की 30 को आपका नोट मेच्योर होगा क्योंकि 90 डेज़ पूरे हो जाएंगे, और ये 2006 के अंदर 30 जनवरी को आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो गई। हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, यू हैव टू फाइंड द मेच्योरिटी डेट। वी हैव फाउंड द मेच्योरिटी डेट दैट इज़ जनवरी 30। ठीक है। उसके बाद देखें हाउ मच इंटरेस्ट एक्सपेंस रिजल्ट फ्रॉम द नोट इन 2005। 2005 में इसका इंटरेस्ट कितना है। फिर दूसरी बात है हाउ मच इंटरेस्ट एक्सपेंस रिजल्ट फ्रॉम इन 2006 में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है। अब यहाँ पे बच्चे जो कैलकुलेशन में यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो एंट्री पास करने लग जाते हैं। उन्होंने हमसे सिर्फ अमाउंट पूछी है, इंटरेस्ट हाउ मच, कितना पे करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिजल्ट फ्रॉम दिस नोट 2005 और 2006। तो अब बात है कि सर ये नोट की टोटल वैल्यू है 90 डेज़ की। पहले तो आप ये करें कि आपने कितना बोरो किया, 1,50,000। 1,50,000 को का 9% ले लेते हैं। कहाँ गया 1,50,000, ये 1,50,000 आपके पास नोट आ गया। इसका हमने कितने परसेंट लेना है, 9%, और 90 डे डिवाइडेड बाय 360। टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने नोट की। तो ये आ गई तकरीबन आपके पास $3,375 आए हैं टोटल। ठीक है। ये आपके टोटल नोट की, अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 90 डेज़ के ऊपर तो आपके पास सिंगल डे, एक दिन का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑफ सिंगल डे, एक दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बात यह है कि सर हमें एक दिन का इंटरेस्ट तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कितने डेज़ का, 60 डेज़ का। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसे, जो 2005 का इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, 2005 का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए $3,375 को डिवाइड कर देते हैं 90 डेज़ के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 डेज़ के साथ, क्योंकि 90 डेज़ पे करेंगे सिंगल डे आ जाएगा और 60 डेज़ पास हुए हैं 2005 में, तो आपका टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 2250। ये आपके पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 सॉल्व हो गई। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में आते हैं। आपके पास टोटल नोट के इंटरेस्ट कितना आया, 3375। $3,375 को डिवाइड कर देते हैं हम 90 डेज़ के लिए, और 30 डेज़ पास हुए हैं 2006 के अंदर, तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपका बनेगा $1125। ठीक हो गया। ये हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी सॉल्व होगी। फिर वो कहते हैं प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ द नोट, जब इशू किया, अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2005, जब दिसंबर 31 के अंदर क्या एंट्री पास करेंगे, और पेमेंट ऑफ द नोट एट मेच्योरिटी के वक्त उसकी पेमेंट आपने एंट्री क्या पास करनी है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एंट्री के वक्त आपने जो जो चीज़ रिक्वायर करते जाएंगे बस उसी की एंट्री पास की। इशुएंस ऑफ नोट, हमने जब पैसे बोरो किए होंगे, कैश हमारा डेबिट हो गया होगा 1,50,000 से, और क्या कहते हैं ये 1,50,000 से कैश डेबिट, और नोट्स पेबल हमारा क्रेडिट हो गया होगा $1,50,000 से।
रिक्वायरमेंट नंबर 1 आ गया, ठीक है। एंट्री नंबर 1 हो गई। एंट्री नंबर 2 से क्या रिक्वायर कर रहे हैं? इशुएंस अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2005। एट द एंड ऑफ 2005 आपका क्या है गया, आपने बोरो किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका बढ़ गया, और क्योंकि ये दिसंबर 31 है 2005 का, हमने पेमेंट कब करनी है? नेक्स्ट ईयर जनवरी की 30 को। तो अभी तक हमारा कोई वो नहीं है, पेमेंट नहीं हुई। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटरेस्ट पेएबल, लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी बढ़ने पे आ गई। अमाउंट कितनी आ गई? तकरीब $2250 से आपकी ये भी अमाउंट बढ़ गई, और 2250 से ये भी अमाउंट आपकी बढ़ गई, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी अमाउंट आई, इसमें वो कहते हैं कि पेमेंट ऑफ द नोट एट मेच्योरिटी। पेमेंट क्या होगी आपकी मेच्योरिटी के वक्त? तो जिस दिन हम पेमेंट कर रहे होंगे कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। नोट्स पेबल आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट साइड पे चले जाएंगे, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 30 दिन जो आपने जनवरी के हैं उसके एक्सपेंस अलहदा बढ़ गया। वो कितनी अमाउंट आ रही है? $1125। और इंटरेस्ट ये जो पेबल है ये आपका कम होने पे कहाँ पे जाएगी? इंटरेस्ट पेबल कम होने पे 2250, ये आपकी लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी थी वो आज कम हो जाएगी, आपने ये पेमेंट कर दी। तो नोट्स पेबल आपने कितना 1,50,000 से बोरो किया था, तो टोटल जो अमाउंट आपको कैश की फॉर्म में देनी पड़ेगी डेट विल बी नियर अबाउट $1,53,375। ये अमाउंट आपने इन्हें कैश की फॉर्म में पे करनी है, और ये डेट इज़ द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 11-5, ठीक हो गया। अब 11-6 आपने स्किप कर देनी है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो एम्प्लॉय के जो कुछ टैक्सेस कटते हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेल और फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स और जो है ना स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये वाले हमने प्रैक्टिकली इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करने, ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 11-8 के ऊपर, ठीक है। 11-6 भी हम स्किप करेंगे, 11-7 भी हम स्किप करेंगे, 11-8 पे करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा चैंग कॉर्पोरेशन सोल्ड अ कॉपियर कॉस्टिंग 3800 विद अ 2-year पार्ट्स वारंटी टू अ कस्टमर ऑन अगस्त 16। उन्होंने कहा एक कॉपियर फोटो कॉपियर जो भी मशीन थी $3800 की आपने सेल की है कस्टमर को अगस्त की 16 को, ठीक है, 2005 फॉर 5500 कैश। कॉस्ट उसकी कितनी है ये आप यहाँ पे देखें, डबल एंट्री पास होगी जब इसकी उन्होंने हमसे रिक्वायर करेंगे। कॉस्ट 3800, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और सीजीएस डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 3800 से, और 5500 हमारी सेलिंग प्राइस है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और जो है ना सेल्स क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि 5500 की सेल्स बढ़ रही हैं। Chang uses a perpetual inventory system on November 22, 2006. The copier requires a site repair that are completed the same day. उन्होंने कहा कि कॉपियर आ गया, उसने कुछ रिपेयरमेंट आपने की और वो उसी दिन आपने की। रिपेयरमेंट में क्या करना पड़ा आपको? 199 का मटेरियल टेकन फ्रॉम द रिपेयर पार्ट्स इन्वेंट्री, आपने 199 की रिपेयर पार्ट्स उससे वापस किया। मतलब ये इतना आपने इसे रिपेयरमेंट के ऊपर, या ये उसका जो भी आपने वारंटी दी थी उसके ऊपर, अभी वारंटी की बात आई नहीं है, लेकिन इतने से आपने उसे अमाउंट दे दिया। दीज आर द ओनली रिपेयर्स रिक्वायर्ड इन 2006 में से इतनी ये वाहिद रिपेयरमेंट की एक्टिविटी की है, ठीक है। फॉर द कॉपियर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस चैंग एक्सपेक्ट्स दैट द इन टू इनकर वारंटी कॉस्ट इक्वल टू 4% ऑफ डॉलर से, जो आपकी डॉलर सेल हुई है 5500 की, उसका 4% वो कहते हैं कि आपको वारंटी पे करनी पड़ सकती है। इट रिक्वायर्स द वारंटी एक्सपेंस विद एन एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर एंड। वो कहते हैं कि हम एडजस्टिंग एंट्री भी पास करते हैं कि हमने क्या है, कितना एक्सपेंस दे चुके हैं और कितनी लाइबिलिटी अभी हमारी बाकी है। ये वाली बात भी अभी हम कर लेते हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ मच वारंटी। हाउ मच का मतलब डजेंट मीन कि आपने एंट्री पास करनी है, आपसे अमाउंट पूछ रहे हैं। हाउ मच वारंटी एक्सपेंस डज द कंपनी रिपोर्ट इन 2005 फॉर द कॉपियर। वो कहते हैं कि 2005 में आपने कितनी अमाउंट वारंटी एक्सपेंस के तौर पे आपने रिपोर्ट करना है 2005 में, क्योंकि हमने 2005 में कितने की अमाउंट चीज़ सेल किया है 5500 की, और उसके अंदर हम कहते हैं 4% हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद उसमें रिपेयरमेंट या वारंटी पे करनी पड़े। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे कि 5500 का
4% कैलकुलेट कर लेंगे, डेट विल बी इक्वलेंट टू $220। यहाँ पे $220 आ गए आपके। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट या सेकंड एक्टिविटी क्या हो रही है, हाउ मच इज़ द एस्टिमेटेड वारंटी लाइबिलिटी फॉर द कॉपियर एट द एज ऑफ December 31, 2005। तो अब उन्होंने कहा कि 2005 के अंदर कितनी वारंटी एक्सपेंस, उन्होंने ये जो आपको एक्टिविटी बता रहे हैं कि जो $199 का आपने पे किया था, ये 2006 की है। आपने पे 2 साल के लिए सेल की थी और 2005 में आपने चीज़ सेल किया। 2006 के अंदर आपने उसकी रिपेयरमेंट की है, तो वो 2005 के अंदर कितनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, क्योंकि 2005 में आपने कोई भी रिपेयरमेंट नहीं दी है। हाउ मच इज़ द एस्टिमेटेड वारंटी लाइबिलिटी, आपने कोई लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं की फॉर द कॉपियर इन 2005, सो नो एस्टिमेशन ऑफ वारंटी लाइबिलिटी। ठीक हो गया। उसके बाद है हाउ मच वारंटी एक्सपेंस डज द कंपनी रिपोर्ट इन 2006 फॉर द कॉपियर, कॉपियर के ऊपर आपने कितनी वारंटी एक्सपेंस पे किया है, हाउ मच वारंटी एक्सपेंस कितना क्रिएट किया है, डज द कंपनी रिपोर्ट इन 2006। अब यहाँ पे है कि सर देर इज़ नो, यहाँ पे आप पूरी बात लिख सकते हैं, देर इज़ नो सेल फॉर कंपनी इन 2006 में आपने कोई और सेल नहीं की, सो देयर इज़ नो एडिशनल एक्सपेंस फॉर 2006। ठीक हो गया। हाउ मच इज़ द एस्टिमेटेड वारंटी लाइबिलिटी फॉर द कॉपियर December 31, 2006। अब December 31, 2006 में आपने टोटल रिकॉर्ड कितनी करनी है, ये अब आपने जहन में रखना है कि हमने सर एक्सपेक्ट कितना किया था 220, उस बंदे ने आके हमसे $199 का स्पेयर पार्ट पहले ही ले गया। कब लेके गया, 2006 में। तो अब 2006 की एंडिंग यानी December 1, 2006 के अंदर हमारी जो बाकी रह गई है वो कितनी अमाउंट है, वो अमाउंट निकालने के लिए हम कहेंगे कि सर 220 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 199 हम पे ऑफ कर चुके हैं, तो बाकी जो हमने पेमेंट दे सकते हैं, ये एंडिंग उसका बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो $21 है। अब उसके बाद फिफ्थ के ऊपर आ जाएं। फिफ्थ के अंदर वो कहते हैं प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड कॉपियर सेल्स। पहले तो आपने जो सेल की है, तो सेल के लिए एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, CGS डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ये आ गया 5500 के साथ, सेल्स आ गई 5500 के साथ, ये आपके पास सेल्स की अमाउंट है। और नहीं सॉरी, हाँ 5500 के साथ कॉस्ट कितनी है 3800, ये 3800 CGS डेबिट एंड 3800 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद वो दूसरी चीज़ रिक्वायर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री ऑन December 1, 2005 के अंदर एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करनी है। अब हमने 2005 की एस्टिमेशन कितनी की थी, 220 की, तो एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस डेबिट विद $220 एंड एस्टिमेटेड वारंटी पेबल क्रेडिट विद $220। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिपेयर अकर इन नवंबर 2006, जो रिपेयरमेंट आपने किया है उसकी एंट्री क्या है। अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी 220 से, जब हमने 199 की रिपेयरमेंट कर दी, हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एस्टिमेटेड वारंटी पेबल की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है $199 से। और यहाँ पे कैश नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी मटेरियल जिससे आप अपने उसका क्लेम पूरा करेंगे वो स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट विद $199। ठीक हो गया। दैट इज़ द एंड ऑफ योर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 11-8। अब हम 11-9 के ऊपर आ रहे हैं। अब मैंने आपको 11-9 के लिए एक बात याद रखिएगा, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था टाइम्स इंटरेस्ट अर्न का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे मैंने कहा था कि इनकम, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट, और याद रखिएगा इंटरेस्ट निकालने के बाद टैक्स माइनस होता है, यानी आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम आई होती है ना, उसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है,
फिर आपके टैक्सेस माइनस होते हैं, फिर नेट इनकम आती है। लेकिन अगर आपको नेट इनकम देनी हो और आपने वापस यहाँ पे पहुँचना ऑपरेटिंग इनकम में, फिर अगर जो टैक्स की अमाउंट माइनस की थी वो इसमें दोबारा प्लस कर दें, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस की हुई है वो इसमें प्लस कर दें। इन तीनों चीज़ों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो ऑपरेटिंग इनकम आएगी। अब इन्होंने इस न्यूमेरिकल में ऐसे ही कुछ किया हुआ है। नेट इनकम दे दिया 1,40,000 का, इंटरेस्ट एक्सपेंस 48,000 का, इंटरेस्ट इनकम टैक्स 35,000 का। अब हमने कहाँ पे पहुँचना है? ऑपरेटिंग इनकम वाली बात पे। वो उस इनकम, यानी ये जो वो इनकम में से पहले आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया होगा, उस इनकम में से आपने टैक्स माइनस किया होगा, और फिर आपके पास नेट इनकम आई होगी। क्योंकि हमने वो अमाउंट जो ऑपरेटिंग इनकम की है उस तक पहुंचना है, तो हम वापस इसमें 1,40,000 में 48,000 का इंटरेस्ट जमा कर देंगे। हम वापस इस क्या कहते हैं 1,40,000 में 35,000 का ये इनकम टैक्स का अमाउंट प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास ये अमाउंट कितनी आ रही है? 2,23,000। ठीक है। और इसका टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो का क्या है, फॉर्मूला क्या है कि इनकम को कंपेयर कर रहे होते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ कि कितना इंटरेस्ट के कितने टाइम्स हमने अर्न किया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात ये है कि 1,40,000 प्लस 48,000 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, और इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं? 35,000। इन तीनों चीज़ों का कंपैरिजन करना है विद $48,000। ये भी डॉलर और ये भी डॉलर। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इन तीनों को प्लस किया, डेट विल बी $2,23,000 को कंपेयर करना है विद $48,000, यानी इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो आपका जो आंसर एक का आ रहा है $4.65। ठीक हो गया। ये आपका आ गया पहले पार्ट का, ए पार्ट का। अब इसी तरह बी पार्ट कैसे करेंगे? आपने $1,40,000 में $15,000 ऐड करने हैं, फिर प्लस करने आपने 50,000 डिवाइडेड बाय 15,000 डिवाइड कर देना है। यानी ये अमाउंट आपके पास, जब आप इन दोनों चीज़ों को इंटरेस्ट की एक्सपेंस भी और टैक्स की एक्सपेंस भी माइनस दोबारा से ऐड अप करेंगे, तो जो अमाउंट आएगी डेट इज़ योर ऑपरेटिंग इनकम। इसका कंपैरिजन आपने करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। ठीक है। तो इसका अमाउंट आपने इसी तरह करना है। इसी तरह तीसरे में भी 8,000 भी प्लस करना है, 70,000 भी प्लस करना है। डी के अंदर ये वाली अमाउंट भी प्लस करना है, ये वाली अमाउंट भी प्लस करना है, फिर 70 इसमें ये वाली अमाउंट भी प्लस करना है, ये भी प्लस करना है, तो फिर ये वाली अमाउंट भी प्लस करना है, ये भी प्लस करना है। तो जब आप ये सारी अमाउंट प्लस करेंगे, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4,000 12 उसमें 1,000 प्लस करेंगे, तो आंसर आपके पास 8,000 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड किस पे कर देना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। जो भी आपका आंसर आएगा उसे डिवाइड किस पे कर देना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने 11-10 को स्किप करना है, 11-11 को स्किप करना है, 11-12 को स्किप करना है। प्रॉब्लम नंबर 11-A इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।